हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स प्रो में। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन पेपर 14 के 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आप देखते आ रहे होंगे सीक्वेंस वाइज। आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाले हैं क्वेश्चन पेपर, और ये वही क्वेश्चन पेपर हैं जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2020-21 में। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उस टाइम पे। और आपको पता है कि जैसे कि रेलवे का 90% सिलेबस हमेशा रिपीट होता है, इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभी जो आपका एग्जाम आएगा एनटीपीसी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लगातार कर रहे होंगे। अभी इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 26। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, सीलॉग का क्वेश्चन है, दिया है। देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि विकल्पों में से दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का अनुसरण नहीं करता है। कथन दिए हुए हैं और उसमें से बताना मुझे कौन सा निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। देखो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वेन डायग्राम से। सभी पक्षी पंख हैं, सारे के सारे पक्षी, ये मान लेते हैं पक्षी हैं, किस में आते हैं, पंख में, ये पंख मान लेते हैं। नेक्स्ट है कुछ पंख फर हैं, और नेक्स्ट कहता है कुछ फर पक्षी हैं। ठीक है, कुछ फर और पक्षी ये भी कॉमन है, और कुछ पंख फर है ये भी है। ठीक है, इसका मतलब कि जो फर है दोनों में कॉमन है। ठीक है, एक टाइम के लिए ये मान लेते हैं ये क्या है, फर है। अब जैसे मैंने ये माना, हम कह सकते हैं कुछ पंख फर हैं, कुछ पंख फर भी हो गए, ठीक है ना, ये फर वाला एरिया हो गया, और कुछ फर पक्षी भी हो गए। अभी बताना है कौन सा फॉलो नहीं करता। देखो कुछ पक्षी फर है, ये तो पहला तो फॉलो करेगा। कुछ पक्षी पंख और फर है, कुछ पक्षी, ठीक है, पंख भी है और फर भी है, ठीक है, ये भी है, ये वाला एरिया हो गया। कुछ फर पंख है, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है ना, कुछ फर क्या पंख भी हो गए। सभी पंख पक्षी हैं, सारे के सारे पक्षी। अब फोर्थ कहता है, देखो ये हो गया, ये हो गया। जैसे मुझे पता कि पहले तीन, ठीक है, फॉलो करें, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा। ठीक है ना, आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको तो वहां जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो आपको यहीं से ऑप्शन फोर्थ लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे निकल जाना है। तो मैं इसको एक बार सोल्व करके देख देता हूँ, फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। सारे के सारे पंख पक्षी हो सकते हैं, मुझे ये तो पता है कि सारे के सारे पक्षी किसके अंदर आते हैं, पंख में आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता सारे के सारे पंख पक्षी में आ सकते हैं। इसका मतलब कि ये फॉलो नहीं करता। बाकी सारे निष्कर्ष क्या करते हैं, ठीक है, सारे कंक्लूजन फॉलो करते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ठीक, इसने पूछा था कौन सा फॉलो नहीं करता, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। इसका तृतीय अनुपात बताना है 12 और 30 का। देखो ये रेशियो का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। मान लो दो नंबर देगा ए और बी, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका पूछता है तृतीय अनुपात। एक नंबर ए है, ठीक है, रेशियो बी, और इसको मान लेते हैं बी रेशियो एक्स। ठीक है ना, कैसे लिखते हैं, तीन रेशियो तृतीय अनुपात बताना है, तो मतलब हमेशा इनकी मल्टीप्लाई इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तृतीय अनुपात निकालते टाइम ए एक्स बराबर होना चाहिए 20 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो थर्ड नंबर क्या माना था मैंने, तृतीय अनुपात, तीसरा नंबर एक्स, 20 ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है जब भी तृतीय अनुपात पूछेगा। सेकंड नंबर का स्क्वायर करना है, 30 गुना 30 करते हैं, और फर्स्ट वाले से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई ए 12। ठीक है ना, अब 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, दो पे क्या आएगा 15 आएगा, 15 पंजे क्या होता है 75। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फॉर्मूला कौन सा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हमेशा रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, एसएससी में भी आता है क्वेश्चन। तो आपको तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेकंड वाला नंबर का स्क्वायर करके ये वाला बटे में कर देना डायरेक्ट। ठीक है ना, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा, थर्ड रेशियो आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यक है उनके क्या करेगा, उनके हित की रक्षा करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे जो आर्टिकल कह सकते हैं अनुच्छेद 29 और 30 है, ये दोनों अल्पसंख्यकों को निश्चित अधिकारों की गारंटी देते हैं। उसमें से जैसे कि आर्टिकल 29 है, ये कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, ये सब सुरक्षित रखने का क्या है, एक अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार देता है उनको अपनी संस्कृति, भाषा, लैंग्वेज, लिपि, ये सब सुरक्षित रखने का क्या है, एक अधिकार है। और वैसे ही आर्टिकल 30 कहता है सभी अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार होगा। ये दोनों के दोनों आर्टिकल क्या करते हैं, इनको, इनके हितों की से संबंधित है और इनकी हितों की रक्षा से रिलेटेड है। ऑप्शन इसमें कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 29, तो ऑप्शन कौन सा होगा, आर्टिकल 29 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? तो सबसे पहले आपको इस योजना के बारे में पता होना चाहिए। ये योजना शुरू की गई थी 2001 और 2 में। यह योजना भारत के महिला बाल एवं विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इसका मकसद कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए भोजन, कपड़े, चिकित्सा जैसी देखभाल, ये सारी चीजें मुहैया कराना था। ठीक है ना। और इसमें से ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवास, भोजन और कपड़े प्रदान करना, ये ठीक है। महिला को कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी उद्देश्य था इसका। सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना, ये नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट जो प्रदान करना नहीं था। और महिलाओं को नए उद्यम के लिए सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना, ये भी था। ठीक है, इसके ये सारे के सारे उद्देश्य थे, ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? देखो, सबसे पहले आपको 5% का पता होना चाहिए। 5% क्या होता है? 5/100, 1/20। अब जनसंख्या ये मान लेते हैं इनिशियल, ये मान लेते हैं फाइनल, जो 2 साल बाद होगी। पहले साल 20 मान लेते हैं जनसंख्या। 20 में 5% मीन्स 1 आएगा, 1 का इंक्रीज 21 होगी। सेकंड साल, सेकंड ईयर क्या होगी? 20 से फिर 21 होगी। अगर जनसंख्या आज, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 400 है, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 441। 400 यूनिट की वैल्यू दी हुई है कितनी? 6,40,000। 6,40,000 की वैल्यू 400 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? इसके बटे में कर देंगे। बटे में करेंगे तो क्या आ रहा होगा? 4 पे काटेंगे, 16 चौके 64, 1600। 1 यूनिट की वैल्यू 1600 है। ठीक है, 441 यूनिट की वैल्यू बतानी है मुझे। 441 की 2 साल के बाद जनसंख्या हो जाएगी 441 यूनिट। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 00 तो आएगा ही आएगा। 16 एकम 16 का 6 आएगा, लास्ट में 600 आएगा। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो बाहर हो गए। 16 कम 16, एक कैरी गया। 16 चौके 64 और 1 65। ठीक है, फिर क्या आएगा? 5 आएगा। अब 16 चौके 64 और 6 ये, ठीक है, 64 और 6 क्या होता है? 70। 7,05,600, 7,05,600। 2 ऑप्शन सेम है। ठीक है, रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है बीच में, कुछ शिफ्टों में आते हैं, तो ये भी उन्हीं क्वेश्चन में से एक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसके कौन सा ऑप्शन, दोनों ठीक होंगे। ये एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चन के सभी को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 31, एक वस्तु को 31 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 7% की हानि होती है। वह वस्तु उसी को 35 रुपए में बेचता है, तो उसे होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, अब आर्टिकल पे 7% का लॉस हुआ। आर्टिकल की वैल्यू में मान लेता हूँ 100। ठीक है, इसका मान लेता हूँ सीपी, एक टाइम के लिए 100 यूनिट। अब वह 7% लॉस में बेचता है, 7%, मतलब कि 93 में बेचता है यूनिट में। ठीक है, तो कितने का लॉस? 7 का। तो 93 यूनिट की वैल्यू क्या है? 31। ठीक है ना, इतने में बेचता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? तो कह सकते हैं एक रुपए की वैल्यू क्या आएगी? 1 रुपए की वैल्यू आएगी जो 93 डिवाइड बाई 31। निकालनी किसकी है? कितने में बेचना चाह रहा है? 35 रुपए में। 35 रुपए की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। ठीक है ना, सीपी माना तो मैंने 100 यूनिट। ये किसकी वैल्यू आई? 35 रुपीज की। अब 31 दिए 93, 35 दिया 35 दूनी 70, 105, मतलब कि 105 यूनिट किसके बराबर है? 35 रुपीज के। ठीक है ना, जब 35 रुपीज में बेचेगा, कितने यूनिट में बिक रहा होगा आर्टिकल? 105 यूनिट में। तो खरीदा कितने में था? 100 यूनिट में। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे? 5 का। 100 पे कोई भी चीज प्रॉफिट अपने आप में क्या होती है? परसेंटेज में होती है। तो कह सकते हैं कितने का प्रॉफिट होगा? 5% का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, फिगर दिया हुआ है, मुझे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। देखो, आप खुद से बना के देखो पहले इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोचने की कोशिश करिए कि क्या है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आसान है लेकिन लॉजिकल है। पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2021 में, मतलब कि हिला देने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या है अगर मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है, ये मुझे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ये संख्या दे दी इसने 1 2 3 4 5 6, ये देखो 11 12, ये 7 8 है। नेक्स्ट क्या आएगा? 9 10, 9 10। मैंने भी जब पहले खुद से ट्राई किया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, वो 4-5 मिनट लग गए सोचने में। मैं यार क्या दिया हुआ है समझ नहीं आ रहा। तो आप भी ऐसे सोचिए खुद से, लेकिन देखा तो फिर एक ही माइंड वैसे चल गया कि यार सीक्वेंस ही लग रही है, ऐसे करके देखा तो 9 10, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो क्या आंसर आएगा इसका? 9 10, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, दो शंकुओं के आधारों के व्यास
बराबर है यदि तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात इस लेंथ हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3:4 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जो कवर्ड सरफेस एरिया है उसका अनुपात मुझे बताना है। ठीक है, दो शंकु है, कौन है, आधारों का व्यास अगर बराबर है तो मतलब रेडियस तो बराबर होगी, तो मुझे निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, कवर्ड सरफेस एरिया, यह क्या होता है पाई आर एल, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। ठीक है ना, पाई दोनों में आएगा, आर दोनों का सेम है, आर ही मान लेता हूँ, एल इसकी क्या है, ठीक है रेशियो मान लेता हूँ 1 और 2 का, एल इसकी 3 यूनिट है, वैसे ही पाई आएगा, आर आएगा, इसकी एल 4 यूनिट है, मतलब कि रेशियो वही हो जाएगा सेम, जो रेशियो इनकी तिर्यक ऊंचाई का होगा, स्लैंट हाइट का होगा, उनके जो कवर्ड सरफेस एरिया उसका भी अनुपात क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, डैश डैश का अर्थ है उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो इंटरनेट पर बाढ़ रहती है मतलब कि स्पैम कह सकते हैं, ये अपने विज्ञापन के लिए, मार्केटिंग के लिए कुछ ना कुछ आपके पास क्या है, मेल आते रहेंगे या कुछ इंटरनेट में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है ना, सबसे ज्यादा किसकी होती है, स्पैम की। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपत 7, ठीक है, शांत दशमलव बताना मुझे, टर्मिनेटिंग है, मतलब कि शांत दशमलव ये होता है, हमेशा ये क्वेश्चन पहले भी कई शिफ्टों में आया था बीच बीच में, शांत दशमलव कौन सा होता है जिसको डिवाइड करने से ना अंकों की संख्या फिक्स हो जाती है, मतलब कि 2 को भाग करोगे 7 से, कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहेगा, आते रहेगा, बार बार डिवाइड होता रहेगा, इसको भी ऐसे ही होगा, इसको करके देखो ये भी आएगा, जैसे 9 दूनी 18, फिर 20 2 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 9 दूनी 18, लेकिन अब इसको डिवाइड करोगे ना 2 को 5 से, तो पहले 0 आएगा, फिर उसके बाद 0 आप लोगे तो 5 का 20, ठीक है ना, यहीं पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये क्या है आगे चलता रहेगा। शांत कौन सा है जिसमें ये क्या है फिक्स हो जाता है, मतलब कि पदों की संख्या इसमें जो नंबर ऑफ इसको डिवाइड करने से जो वैल्यू फिक्स हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, यदि 16, 18, 15, 17 और पी 14 का समानांतर माध्य 17 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनका समानांतर माध्य कह सकते हैं टाइम के लिए एवरेज 17 है तो पी का मान बताना है। एवरेज क्या है, कैसे आता है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितनी टर्म होती है। देखो मैं सम निकालता हूँ इनका, 16 और 18 कितना आएगा, 34 प्लस 15 49 प्लस 17 66 प्लस 14 80, मतलब कि 80 प्लस पी, ठीक है ना, किसके बराबर है ये, डिवाइड बाई 6, ऐसे निकालते हैं समानांतर माध्य। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये किसके बराबर है, गिवन एवरेज समानांतर माध्य 17 है, तो यहाँ से पी की वैल्यू बतानी है मुझे, 80 प्लस पी बराबर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 छिक्का 102, ठीक है ना, पी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कर देंगे उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 22। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, इन्होंने क्या किया था 1920-22 में असहयोग आंदोलन में बंगाल में अंग्रेजों के जो कपड़े आते थे मिलों से, वहां पे उनको प्रतिबंध लगाने पे इन्होंने क्या एक पहल शुरू की थी 1920-22 में, ठीक है ना, कब, असहयोग आंदोलन के दौरान, और ये कौन थे, चित्तरंजन दास, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था, देशबंधु। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का जो व्यास है, देखो रेडियस होगी आपको पता है 7/2, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का कैसे निकालते हैं मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो सर्कल का जो पृष्ठीय कर्व्ड सरफेस एरिया होता है किसका, कोई भी स्फीयर है उसका, ठीक है ना, स्फीयर का क्या होता है 4πr², ठीक है, ये उसका क्या है हाफ है, पूरे का क्या होता है, ये हाफ है, इसका हाफ है तो इसका होगा 2πr², ठीक है ना, ये इस सारे का क्या है 2πr², लेकिन एक सर्कल भी है ये कटा हुआ, इसका क्या है πr², एक इसका भी ऐड कर देती है, तो टोटल क्या आएगा 3πr², यहाँ से प्रूव करके दिखा दिया मैंने। तो आप हमेशा आगे से ध्यान रखेंगे फॉर्मूला क्या होता है 3πr², 3 पाई की वैल्यू 3πr², 7/2 7/2, ठीक है ना, अभी देखो 7 से 7 कैंसिल, और ये होगा 66 इंटू में 7, ठीक है ना, 66 इंटू में 7, 66 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 7×42 4, 7×42 और 4 46, ठीक है, 462 डिवाइड बाई 4 है, इसका हाफ करेंगे क्या आएगा, इसका हाफ करेंगे या आएगा 2 3 1, और इसका हाफ करेंगे एक बार और क्योंकि 4 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा, देखो 200 का हाफ क्या होता है 100, 31 का हाफ क्या होता है 15.5, 115.5। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऐसे ही करना आपको भी स्पीड में, मुझे समझाना है, मैं ऐसे क्वेश्चन हो सेकंड में उड़ा देता हूँ, ठीक है, मैं खुद बहुत सारे एग्जाम प्रीलिम्स तो मैंने आज तक कोई छोड़ा ही नहीं है,
ठीक है ना। पहले 1-2 साल तो मेरा भी एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। जब खुद से हम करते हैं ना चीज़ों को, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, वो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, फिर आपके पेपर अपने आप निकलने लग जाते हैं, वो अंदर से जब आग लगेगी ना। चलिए अब नेक्स्ट आपको ऐसे ही पढ़ना है। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। क्वेश्चन नंबर 39, समीकरण वाई स्क्वायर माइनस रूट 5y माइनस वाई प्लस रूट 5 का मुझे मूल बताना है। ठीक है, इसके जो इसके रूट क्या आएंगे, देखने से कॉमन ले सकते हैं यहीं से डायरेक्ट, आसानी है। देखो y कॉमन ले लेता हूँ मैं पहले में से, इसमें से y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस रूट 5। ठीक है ना, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं क्योंकि ये आना चाहिए, तो y माइनस रूट 5 हो जाएगा ये भी। तो y माइनस रूट 5 सारे में से कॉमन आएगा, ये क्या बचेगा, ठीक है, y माइनस 1, y माइनस 1। ठीक है, तो रूट कौन कौन से आएंगे, y बराबर 1 तो रूट 5 आएगा, और y बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से संगत है, एक असंगत है। ठीक है, असंगत का चयन करना मुझे। असंगत कौन सा है, देखते ही पता लग रहा है, इसका रूट हो जाएगा, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3, इसका रूट करेंगे 3 आएगा, ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 41, ए और बी अकेले अकेले कार्य को 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कर सकता है जी 12 दिन में, बी कर सकता है किसी काम को 16 दिन में। ठीक है, यदि वे वैकल्पिक रूप से एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं तो ए कार्य शुरू करता है तो उक्त कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। मतलब अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट डेज। ठीक है, काम करवाना है मुझे, और ए शुरू करता है। देखो सबसे पहले टोटल काम कैसे मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, 12 चौक 48। इसकी इफिशियंसी आएगी, एक दिन में करेगा 4, 12 चौक 48, और ये 16 दिन में 48 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 16 3 48 3। ठीक है ना, इफिशियंसी दोनों की 4 और 3। अब ए पहले दिन आया, कौन आया, ए फर्स्ट डे, कितना काम करके चला गया, 4। और बी आया, अब दूसरे दिन बी आएगा नेक्स्ट। ठीक है ना, बी अगले दिन, एक दिन में कितना काम करके चला गया, वो 3। मतलब सर्कल कितने का बना, 2 दिन का, 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 7। करवाना कितना है मुझे, 48। अब 7 का ऐसा मल्टीपल देखो जो 48 के पास जाएगा। ठीक है ना, या तो 7 को 7 से करेंगे 49 काम हो जाएगा, फिर एक माइनस कर उससे भी निकाल सकते हैं। तो मैं निकालता हूँ 7 6 42। ठीक है ना, अगर ऐसे करते रहेंगे, अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, मतलब कि 12 दिन में कितना काम होगा, 7 6 42। ठीक है, अब पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब ए आएगा, ए कितना करेगा 13वें दिन में। ठीक है, ए आएगा 13वें दिन में, कितना काम कर देगा वो, 4, 42 और 4 46। अब 4, ठीक है 14वां दिन है, 14वें दिन में 4th डे में बी आएगा, बी एक दिन में कितना करता है, 3। ठीक है ना, मुझे करवाना कितना है, बी देखो एक दिन में करेगा, कितना काम करेगा, 3 करेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 46 3 49 हो जाएगा। मुझे करवाना काम कितना है, कितना काम करवाना है मुझे, 2। ठीक है, तो एक काम 1/3 दिन में करेगा, एक काम 2 करवाना है, 2/3 दिन लेगा 2 काम करने के लिए। मतलब कि कितने टाइम हो गया, 13 दिन और प्लस 2/3 दिन। ठीक है, 13 सही, 2/3 दिन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सीरियल क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसमें अभाज्य संख्या, ठीक है दिख रही है 2, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इवन आ गई। अब मल्टीप्लाई वाली सीरीज भी नहीं है, मैं डिफरेंस ऐसे कॉन्सेप्ट में कैसे सब फिर जाते हैं हम डिफरेंस पे। इसका डिफरेंस आएगा 7, इसका डिफरेंस आ गया इससे एक ज्यादा 8, इसका डिफरेंस इससे एक ज्यादा लेके देखते हैं 9, 9 माइनस करेंगे क्या है 20। अब चेक करेंगे 20 ऑप्शन में है, तो 20 तो है ही है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन भी कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं इनका स्कूल है, यहाँ से निकलते हैं ये सोहन और मोहन, एस एंड एम कह सकते हैं। तो उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। देखो अभी कह सकते हैं हम, इन दोनों की स्पीड है, सोहन की है 3.5 किलोमीटर पर आवर, और मोहन की है कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पता है इनके अंदर, ठीक है ना, पर ओवर में कितने का गैप आता है, 1 ओवर में कितने का गैप आता है इनके अंदर, ये आता है
आधा किलोमीटर का, ठीक है, 0.5 किलोमीटर का, या कह सकते हैं आधा किलोमीटर का। मुझे गैप कितने का करना है, 1.5 किलोमीटर का, तो इसको 1.5 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे भी 3 से करूंगा, तो मतलब कि 3/2 या कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर गैप चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप मीन्स जो हमें पौधों से मिलता है, कौन सा हार्मोन है, ठीक है, जो ऑप्शन है ये किससे मिलता है हमें, पौधों से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 45, डैश को कश्मीर के सैफरन टाउन के रूप में जाना जाता है, सैफरन को बोलते हैं हिंदी में केसर। तो केसर सबसे पहले सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में हमें ऐसे जिले नहीं दिए होते तो हम ऑप्शन कौन सा लगाते, जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी क्या है इसमें डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जो केसर होता है जम्मू कश्मीर के पंपोर डिस्ट्रिक्ट है, एक झेलम नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा केसर होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है, मतलब कि रीना और जया को जय मान लेता हूँ, कितने दिन में कर सकती है काम को, 6 दिन में पूरा कर सकती है। और जया अकेले इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जया अकेले कर सकती है इसी कार्य को 8 दिन में, ठीक है ना। एक दिन मान लेते हैं जया एक दिन में जय करती है तो 8 दिन में इतना करेगी, वैसे दोनों मिलकर ये इतना करेंगे, ये टोटल वर्क आ गया, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। रीना अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, रीना से करवाना है, देखो पहले मैं इनकी इफिशियंसी निकाल लेता हूँ, तो 6R + 6J, ठीक है, 6R + 6J, 6J उस साइड जाके माइनस में होगा, 8J में से माइनस करेंगे 2J, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3R मतलब कि किसके बराबर है, J के बराबर है। तो R और J की इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा, हमेशा मैंने इसका शॉर्टकट तरीका बताया, जो नंबर इसके साथ है, ठीक है ना, तो वो तो R की वैल्यू होगी, और J की जो R के साथ है, तो R की क्या आया, इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, J की वैल्यू आएगी 3, इनकी इफिशियंसी आ गई, यहाँ से टोटल वर्क आएगा, इफिशियंसी पुट कर देता हूँ, 3 और 1 4, 6 चौका 24, अब 24 काम कराना है मुझे किससे, रीना से। रीना एक दिन में इफिशियंसी मीन्स एक दिन में एक करती है, 24 दिन, 24 काम करने में कितने टाइम लगेगी, 24 दिन। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाला क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रॉडबैंड हाईवेज, देखो डिजिटल बनाना है ये तो आपको विकसित करना ही पड़ेगा। भारत के बेहतरीकरण के लिए ई गवर्नेंस, मोबाइल सेवाओं की वैश्विक पहुंच, ठीक है, ये भी सही है, और ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, ई गवर्नेंस भी अगर बढ़ाएंगे तो उससे भी क्या बनेगा, डिजिटल इंडिया में बढ़ोतरी होगी। और फोर्थ है सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा सभी के लिए, ऐसा तो नहीं कुछ भी है ये, मतलब कि अगर आपने इसके बारे में नहीं भी पढ़ा तभी आप ऑप्शन मार सकते हो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी फंसेंगे आपको कि जी के करंट, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा है ना लॉजिकली सोचोगे तो वहां से भी ऑप्शन कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये इसका हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। जो विश्व भारती या शांति निकेतन भी बोलते हैं, ये इसकी स्थापना 1921 में किसने करी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी, और बाद में भारतीय संसद ने 1951 में एक अधिनियम के तहत इसको क्या घोषित कर दिया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, √5 + √7 इसका होल स्क्वायर एक डैश है, तो ये क्या है एक डैश, देखते हैं, इसका स्क्वायर करता हूँ, 5 आएगा, 7 आएगा, +2 √ab, रूट में 35, ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतक संख्या है, परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय इरेशनल नंबर क्या हो सकते हैं, जो हम जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लग सकते, यहाँ पे रूट में 35 आ गया, ठीक है ना, रूट में 35 आ गया, इसका रूट हम निकाल ही नहीं सकते, यह क्या आएगी, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को ध्यान रखेंगे आप। 2024 में पृथ्वी दिवस था, उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम पूछ सकता है, इसकी थीम थी प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑप्शन कब मनाते हैं पृथ्वी दिवस, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लगातार देखते आ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।